हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूं। आज जो हम किस केस स्टडी की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, एक क्लाइंट थे जिन्होंने अपना घर बेचा था। ऑलरेडी उनके नाम पे एक और घर था और उनको रीइन्वेस्टमेंट करनी थी। जो ये घर बेचा था ये करीबन उनके पास 11-12 साल से था और इसके ऊपर एक कैपिटल गेन लगा था। तो कैपिटल गेन हम समझते हैं जब भी कोई एसेट क्लास जो प्रॉपर्टी है वो अगर 2 साल से ज़्यादा आपके पास में है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगता है वो 10% के रेट से वो चार्ज होता है उस पे टैक्स। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके लिए जो प्रॉपर्टी कॉस्ट होती है उसकी इंडेक्सेशन भी आप कर सकते हैं। तो उसमें जो भी आपकी सेल कंसिडरेशन है उसमें से आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर आपने कभी भी किसी साल में आपने प्रॉपर्टी का कोई भी रेनोवेशन कराया है वो कॉस्ट भी आप इंडेक्स कर सकते हैं, यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी माइनस हो जाता है। और जब आप सेल करते हैं प्रॉपर्टी, कोई एक्सपेंसेस हैं उसके अगेंस्ट वो भी माइनस हो जाता है। जो इंडेक्सेशन की जाती है तो उसके लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल का गवर्नमेंट जारी करती है, उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होती है। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और उसका जो इंडेक्सेशन है अगर आप निकालने के बाद में जो भी आपका टैक्स बनता है उस टैक्स को या तो आप 10% के रेट से आप पे कर दें, और अगर आपने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाना है तो आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपना जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसको, जो इस पर टैक्स लगना है, उसको बचा सकते हैं। कंडीशन ये रहती है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो रेजिडेंशियल ही होनी चाहिए और आपको कम से कम वो प्रॉपर्टी 3 साल रखनी होती है। तो इस केस में क्या हुआ था, जो क्लाइंट हमारे पास आए थे उनका अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ का घर बिका था और उनकी इंडेक्सेशन करने के बाद में उनके करीबन मोटा मोटा 50 लाख के ऊपर टैक्स बन रहा था, जो कि करीबन 5 लाख रुपया होता है एट द रेट ऑफ 10% रुपीज़। तो 10% का जो 5 लाख बनता है तो ये दुविधा में थे कि हमें ये टैक्स जो है पे करना चाहिए या हम नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और हमें कोई फ़ायदा होगा। तो इसकी जब हमने कैलकुलेशन को समझा, उनके पास 2.5 करोड़ रुपया अपफ्रंट आया था। तो हमने आइडेंटिफाई करा कि अगर हम घर लेते हैं तो घर का जो कैपिटल एप्रिसिएशन है विज़ कंपैरिजन टू कमर्शियल प्रॉपर्टी वो आपका कंपैरेटिवली लेस होता है, इवन रेंटल रिटर्न कम होता है। लेकिन हम इस केस में बात करते हैं एक, क्योंकि उनको नया घर खरीदना था और वो बना बनाया होना चाहिए था, या फिर प्लॉट लेके वो 2 साल में कंस्ट्रक्शन भी कर सकते थे। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है। तो अगर वो बना बनाया घर ले लेते, फॉर एग्जाम्पल 2.5 करोड़ रुपए का, और उसका मोटा मोटा समझें 3-4 साल में वो जो फ्लैट है वो 30-40 लाख रुपए भर जाता तो उनको फ़ायदा हो जाता और उनका टैक्स भी बच जाता। लेकिन यहाँ हमने उनको क्या सजेस्ट किया कि आप 50-50 प्लान में एक ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल शॉप को बुक कर लें, जिसमें आपका अभी 1.25 करोड़ रहेगा और बैलेंस जो 3 साल का आपका पैसा बचेगा आप उसको बैंक के अंदर डाल दें, जिसमें उनको 7 से 7.5% का एक रिटर्न मिल गया था। 7.25% उनको पर एनम रिटर्न भी मिल गया था। तो करीबन ये मान के चलें 3-3.5 साल में जब वो प्रॉपर्टी आपकी डिलीवर हो गई तो उनके पास जो 1.25 करोड़ बैंक का था उस पे करीबन 21%, क्योंकि 7 इंटू 3 21-22% का उनको रिटर्न मिल गया था। और अगर उनका जो टैक्स स्लैब था वो 10% का था, अगर हम वो माइनस भी कर देते हैं तो मोटा मोटा उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स हर साल का लगा वो करीबन
7.25% के ऊपर 10% लगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी ग्राउंड फ्लोर पे ली थी, वो प्रॉपर्टी का रेट भी करीबन 3 साल आते आते वो रेट ऑलमोस्ट 70-75% बढ़ गया। यानी जो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मोटा मोटा अगर हम मान के चलें तो वो प्रॉपर्टी आपकी करीबन 4-4.5 के बीच में अलग अलग प्रॉपर्टीज ट्रेड हो रही थी, तो इनकी करीबन 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। तो 1.5 करोड़ का उनको वहाँ पे फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो लोकेशन अपकमिंग थी, वहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आनी थी, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी थी, तो वो रेट बढ़ गया। तो अगर वही वो घर लेते तो घर में 50 लाख का फ़ायदा होता, बट यहाँ पे स्ट्रेट अवे उनको 1.5 करोड़ का फ़ायदा हो गया। तो हमने उनको सजेस्ट किया था कि शॉप में जाएं और ग्राउंड फ्लोर पे जाएं, और जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी रहे, टॉप डेवलपर रहे, और आपकी जो शॉप है उसका फुटफॉल बढ़िया रहे, तो एक्सपेक्टेड है कि उसका जो रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो उन्होंने इस बात को माना और उनका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गया। तो इससे हम क्या जान सकते हैं? अगर आपके पास कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही है और आपका जो टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर वो थोड़ा सा ही है या वो ज़्यादा नहीं है, तो इसको आप ज़रूर अपने एक्सेल या गूगल शीट में कैलकुलेट करें, एक प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट बनाएं और उसके बाद डिसीजन लें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें बचाना है या नहीं, मतलब टैक्स देना है या नहीं। नॉर्मली कहा जाता है कि आपके पास एक घर होना चाहिए, उसके बाद आप सारा कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करें, बट ऑफ कोर्स कॉमर्शियल में भी रिस्क रहता है। अगर आपकी शॉप की लोकेशन गलत हो गई या आपने एक गलत डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा ज़ीरो होने के बहुत चांसेस हैं। ज़ीरो का मतलब क्या होता है? आपने 100 रुपये डाले हैं तो शायद आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद भी वो 90 रुपये या 100 रुपये ही मिले, यानी कोई इंक्रीमेंट ना हो। घर के केस में सिक्योरिटी रहती है कि धीरे धीरे घर बढ़ता है। हाँ, रेट स्लो होता है, रेंटल रिटर्न कंपैरेटिवली कम होता है, बट आपकी सिक्योरिटी रहती है। तो आज मैंने आपको एक व्यू देने की कोशिश की है कि जब कैपिटल गेन कभी आपका आए और उस पर आप टैक्स की कैलकुलेशन करें तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन कर लें। बट ऑफ कोर्स इसके साथ हर क्लाइंट का एक रिस्क प्रोफाइल होता है, उनकी करंट स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है और उनके क्या क्या एसेट्स हैं वो सब भी देखे जाते हैं। तो होलिस्टिकली आपने इस पॉइंट को समझा होगा और इस पॉइंट को अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखें, जिससे आपको बेनिफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आई होप आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। थैंक यू सो मच।